हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल हैं? चलिए, आज नए दिन पर नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और टॉपिक का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो क्या सब लोग इस टॉपिक को लेकर एक्साइटेड हैं? आई एज्यूम सो कि सब लोग इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। चलिए, तो स्टार्टिंग करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। फिर से लिखेंगे, चलो। तो जैसा कि हमने आपको बहुत पहले वेक्टर्स में पढ़ाया था, बहुत पहले हमने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था कि जब भी कोई फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट करता है, सपोज फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट करता है और इस ब्लॉक को वो उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन बी पर डिस्प्लेस करता है। फोर्स इस ब्लॉक को उसके इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी पर डिस्प्लेस करता है। तो बताओ, इस केस में फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, जिसे हमने कहा है एफ कॉस थीटा, जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। दूसरा है जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दैट इज एफ साइन थीटा। तो बताओ मुझे कि कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क? वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, दैट इज एफ कॉस थीटा, दैट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग के उसे मूव करवा रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। तो वर्क डन को हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस। वर्क डन को लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस, इन शॉर्ट एफ एस कॉस थीटा। या फिर वेक्टर्स में लिखना है तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखना बिल्कुल सही रहेगा। इसे नोट कर लिया जाए। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। अब आगे समझते हैं वर्क डन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला बेसिक पॉइंट जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इट इज ऑब्वियसली अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन किसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट इज जूल। वर्क डन को 1 जूल कब बोलते हैं? जब एक न्यूटन का फोर्स जब एक न्यूटन का फोर्स अपने ही डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराता है, तो वर्क डन इज कॉल्ड 1 जूल। सबको पता है ये। 1 जूल का मतलब होता है कि जब एक न्यूटन का फोर्स अपने ही डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा दे, तो इन दैट केस वर्क डन इज सेड टू बी इक्वल टू 1 जूल। इसकी सीजीएस यूनिट बताओ क्या होती है? सीजीएस यूनिट वर्क डन की ईआरजीएस, ये भी हमने पढ़ी थी जब यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात कर रहे थे। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 ईआरजीएस। डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-2। सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, ये सब है ना। तो ये बेसिक पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दो। सब पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है आपको।
आओ अब कुछ और पॉइंट्स बताएं। कुछ और पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉइंट होता है वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा ऊपर स्क्रॉल अप कर दें, नहीं लिखा था। लिखो लिखो। 10 सेकेंड और दे रहे हैं, लिख लो जितना लिख सकते हो 10 सेकेंड में। चलो अब नेक्स्ट है वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ मीनवाइल एक्चुअली देखो क्या होता है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देखो अदरवाइज मत लेना, बट कई बार कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो मैं क्लास में मुझे अवॉइड करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी देखो मान लो डाउट्स बहुत सारे लाइन से आए हैं। देखो मैं बताता हूँ, किसी ने पूछा कि सर 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज कैसे। अब पॉसिबली उसने यूनिट्स एंड डायमेंशन शायद ज्वाइन नहीं किया हो उस समय, शायद हो सकता है उसने एडमिशन नहीं लिया हो। ठीक है। किसी एक ने डाउट पूछा कि सर ये 1 न्यूटन और 1 मीटर ही क्यों लेते हैं। तो देखो ये सब ऐसे डाउट्स है जो मैं जनरली आई ट्राई टू अवॉइड दिस डाउट्स, क्योंकि इससे क्या होता है कि क्लास का एक फ्लो रुक जाता है। बट फिर भी मैं इस बार बता देता हूँ, पर ऑल सेड एंड डन अगर मैं कभी मान लीजिए आपका डाउट नहीं बता रहा हूँ, विच सिंपली मीन्स कि दैट इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक एंड शुड हैव अवॉइडेड इट। मतलब हो सकता है दैट इज द प्रोबेबल रीजन कि मैं आपका मैसेज देखने के बाद वो डाउट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इट एक्चुअली डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ द क्लास, राइट। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप, ये तो चीज़ आपने 9 10 में पढ़ी हुई है, ये 9 की डेफिनेशन है। फिर भी मैं बता देता हूँ, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मान लो इफ एफ इज 1 न्यूटन, एस इज 1 मीटर, दोनों को 1 रख दो तो वर्क डन भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। और वो 1 न्यूटन मीटर आएगा, उसी को हम जूल बोलते हैं। इसीलिए सब कुछ 1 लेने पर वर्क डन भी 1 आएगा, मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो इट वॉज अ वेरी बेसिक पॉइंट जो आपने 9th या 10th में, आई सपोज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई सपोज कि ये जो पॉइंट है इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टडीड बाई ऑल पीपल इन 9th and 10th क्लासेस। मेरा पर्सनल, मेरा मानना है शायद। ठीक है। तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा सब लोगों ने। हाँ ये शायद आपके 9th या 10th में होता है, राइट। डेफिनेशन, बेसिक की डेफिनेशन, जूल की डेफिनेशन की पढ़ते हो आप 9th और 10th में, राइट। तो इसीलिए देयर आर सम पॉइंट्स जो, हाँ दैट आई ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज रीजन बीइंग अगर हम ऐसे सभी पॉइंट्स को बताने लग जाएंगे तो इट विल टेक 2 years टू कंप्लीट आवर सिलेबस, राइट। और इसीलिए देखो क्या होता है, कहीं पर ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको खुद से एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर आपने डाउट पूछा है तो आपको पहले खुद ही उस पॉइंट को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि किसी ने मुझसे ऊपर पूछा कि सर ये ए और बी सेम ब्लॉक हैं अलग अलग ब्लॉक हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि बोथ आर सेम ब्लॉक्स। व्हाट आई एम trying to say or trying to convince in this particular diagram is कि A is initial point और initial position and B is final position, है ना। तो ये सब कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं ज्यूम करता हूँ कि जिसमें कोई कंफ्यूजन वैसे तो नहीं आता है किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, कि सेम ब्लॉक है, ए और बी अलग अलग नहीं है। ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दैट ब्लॉक एंड बी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दैट ब्लॉक। ठीक है। तो मैं कई बार इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे कि अरे सर तो डाउट नहीं बता रहे। बट देखो अगेन इट हैम्पर्स द स्पीड, उसमें और कुछ होता नहीं है। हमारा जो मोमेंटम होता है टॉपिक को लेकर, जो इंटरेस्ट होता है कई बार काफी स्टूडेंट्स का, वो बीच में फिर ब्रेक हो जाता है, सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है। जो आप याद कर रहे थे, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सारी चीजें याद कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डब्ल्यू पी स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले वर्क याद करवाया, फिर 5 पॉइंट्स याद करवाए, फिर अब मैं आपको ये पॉइंट्स याद करवाऊंगा। बीच बीच में क्या होता है, कुछ इस टाइप के डाउट्स आने से लोगों की जो रिकॉल करने की कैपेसिटी होती है उसमें कई बार इफेक्ट आता है, मैंने देखा है। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड, हाँ कोई इंपॉर्टेंट अच्छा कुछ जेन्युइन डाउट है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट हाँ ऐसा कुछ लगता है कि जो बहुत समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, समथिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ डाउन टू अर्थ डाउट है, तो वो आप खुद ही उसको मैनेज कर सकते हो एज पर माई एजम्पशन, राइट। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे थे वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी एक डाउट हो रहा है, सर आपने येलो से क्यों कलर किया, ब्लू से क्यों नहीं।
आई सरेंडर। ये लो, हमने इसको ब्लू से कलर कर दिया। आओ अब हम आगे बढ़े। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं जो इस पॉइंट के बाद लिखना है। कितने पॉइंट हो गए? 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट तो ये खुद ही था, ये वाला। ठीक है। ये 8th पॉइंट है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड क्यों करेगा? बिल्कुल सही। जैसे एग्जांपल, मान लो इस ब्लॉक पे लग रहा है टेंशन टी, ग्रेविटी भी लगेगा, पर मान लो इस पे टेंशन तो लग ही रहा है। और मान लो ये लिफ्ट जाती है ऊपर डी डिस्टेंस तक। मान लो ये लिफ्ट ऊपर गई डी डिस्टेंस तक, या ऐसे लिख देते हैं। अब दो ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर ए क्या बोलेगा? वर्क डन बाय टेंशन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ में वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम मतलब सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर यहीं पर अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो बताओ इसे वर्क डन कितना दिखेगा? 0। क्यों दिखेगा 0? समझ रहे हो? बिल्कुल सही। क्योंकि उसे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिख रहा है, उसके फ्रेम में फोर्स है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वो बोलेगा कि टेंशन कोई वर्क नहीं है। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट नोट करो, एग्जांपल ड्रॉ कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी भी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखते हैं कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, कब जीरो। सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज समवेयर बिटवीन 0 to 90 डिग्री, जीरो इज इंक्लूडेड, 90 को एक्सक्लूड करा है, तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन इज पॉजिटिव। पर अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हुआ तो बताओ, 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन विल बी जीरो। देखो ये तो अपन ने देखा भी था यहाँ पर, एफ साइन थीटा। ये देखो ये 90 डिग्री पर है डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क कहाँ करता है? वो कोई वर्क ही नहीं करता। एफ साइन थीटा इज एट 90 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट, तो उसका वर्क डन वैसे भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट केस कि एंगल अगर 90 से ज़्यादा हुआ, अगर एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा हुआ, तो उसका मतलब ब्लॉक किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने की कोशिश कर रहा है एक तरह से। तो उस केस में हम कैसा बोल सकते हैं कि कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा एंड वर्क डन विल बी नेगेटिव। ऐसे फोर्सेस का वर्क डन नेगेटिव होता है जिनका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 से ज़्यादा हो, उनके लिए वर्क डन विल बी नेगेटिव। इस पॉइंट को नोट किया जाए।
ये नोट कर लिया? अच्छा, अब क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ दो पॉइंट्स और आपको लिखवाना चाहता हूँ। देखो, एक बहुत ही अलग स्पेशल पॉइंट आएगा जिसको अपने को अलग से लिखना है, दो स्पेशल पॉइंट्स आएंगे, तीन स्पेशल पॉइंट्स आएंगे जिनको अलग से लिखना है। देखो, सबसे पहला स्पेशल पॉइंट ये अलग से लिखना है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो उस केस में थीटा तो 0 डिग्री है। उस केस में आप लिखोगे थीटा इज 0 डिग्री, वर्क डन इज एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो दैट इज 1। डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सिंस कॉस जीरो इज 1। कुछ बार आपको ऐसा भी केस मिलेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो सकता है, कि वो नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है वो ग्रेविटी हो। तो उस केस में थीटा 90 डिग्री है और ऐसे सभी केसेस में वर्क डन 0 होगा, जो आपको ये अपन पढ़ चुके हैं। समटाइम्स हमें ऐसा केस भी मिलेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वो आगे जा रहा है, पर हो सकता है फ्रिक्शन या कोई फोर्स हो जो उस पर पीछे लग रहा हो। तो इसमें एंगल कितना होगा, एंगल विल बी 180 डिग्री, एंड इन दैट केस वर्क डन विल बी माइनस एफ एस, क्योंकि कॉस 180 -1 होता है। कॉस 180 इज -1, तो आप डायरेक्टली माइनस एफ इंटू एस लिखोगे। तो ये तीन अलग से पॉइंट्स भी लिख लो, ये तीन वेरी वेरी स्पेशल केस, 0, 90 और 180 डिग्री। अब क्वेश्चंस ट्राई करो। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, वो पर्सन जो है वो स्ट्रिंग को पुल करता है विद अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन। मतलब वो पर्सन स्ट्रिंग को खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन। स्ट्रिंग में वो इतना टेंशन जनरेट कर रहा है। अब आगे तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है सामने। अब ट्राई करो।
लगता है सॉल्व करने का समय आ चुका है। करें सॉल्व। देखो, सबसे पहले ऊपर कितना फोर्स है, 24 न्यूटन। नीचे कितना है, 20। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन होगा 2। इनिशियल स्पीड है 0, एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 5 सेकेंड। क्या आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? ut प्लस हाफ AT²। 25 मीटर। 25 मीटर आने के बाद अब बताओ वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा। टेंशन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो टी इंटू एस डायरेक्टली, 24 × 25, 600 जूल। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं। बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एंगल 180 डिग्री होगा। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, लोग ऊपर जा रहा है, एंगल 180 डिग्री पे अपन ने पढ़ा है वर्क डन नेगेटिव होता है। तो -20 × 25, दैट इज -500 जूल इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये रिजल्ट आ गया। हाँ, नेट वर्क डन दोनों का सम है, नेट वर्क डन इज 100। चलो ये नोट कर लिया होगा। अब नोट करने के बाद नेट वर्क डन के लिए फॉर्मूला कुछ नहीं है, नेट वर्क डन के लिए दोनों का सम होता है। मैं आगे सब ये पॉइंट्स बताऊंगा आपको कि नेट वर्क डन में सभी वर्क डन का एडिशन निकालते हैं। ये सब चीज़ें आगे एक्चुअली बहुत आगे जाकर मैं आपको सिखाऊंगा कि नेट वर्क डन निकालने के तरीके क्या होते हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा बहुत सारी चीज़ें आती जाएगी और हम बताएंगे कि नेट वर्क डन कैसे निकाला जाता है। डब्ल्यू जी क्या है? डब्ल्यू जी इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। डब्ल्यू जी मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये इसको कैपिटल जी कर दो, कैपिटल टी कर दो, कैपिटल टी टेंशन और कैपिटल जी ग्रेविटी मैं कर देता हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, क्लास कैसे एंड करेंगे, तो बैटरी बची है ना, 16% बची है अभी, तो मेरे ख्याल से 9 बजे तक बैटरी चल सकती है। तो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। और 23 पर हमने स्टार्ट किया था। कितने परसेंट हो गई? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8% के आसपास। सही है, बढ़िया है।
एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जी मतलब ग्रेविटी, एफ आर मतलब फ्रिक्शन। आओ हम सॉल्व करें। देखो, अ, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 10। फाइनली बी पर आकर ये रुक जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगी। आपको इसका एक्सेलरेशन याद है, माइनस म्यू जी। अब काफी लोग सोचेंगे सर माइनस म्यू जी क्यों? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर इस पर लगेगा फ्रिक्शन, पीछे फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी। तो फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। ये अपन लोगों ने सेम क्वेश्चन फ्रिक्शन में भी किया था, तब मैंने डिस्टेंस निकाल के बताया था। आप अगर याद करो तो फ्रिक्शन में ये क्वेश्चन किया जा चुका है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ही था। मैं एक काम करता हूँ, फ्रिक्शन निकाल ही देता हूँ, है ना। मैं फ्रिक्शन भी निकाल देता हूँ, काफी लोग तो नहीं कर पाएंगे अभी। देखो, फ्रिक्शन निकाल देते हैं अपन। फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। बताओ फ्रिक्शन कितना होगा, बताओ फ्रिक्शन कितना होगा। म्यू इंटू एन, बहुत बढ़िया। एन कितना, एम जी। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा ये, 4 न्यूटन। फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, तो बताओ पीछे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो कितना लिखूंगा एक्सेलरेशन में, 2, और साइन के साथ -2। क्यों? क्योंकि ब्लॉक जा रहा है ए से बी, और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो उसका एक्सेलरेशन भी पीछे होगा। क्या आप इसका डिस्प्लेसमेंट अब निकाल सकते हो? ये अपन ने क्वेश्चन किया था इस टाइप का फ्रिक्शन में, जब हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला था। कितना आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट? लगा दो थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। कितना आया ये, 25 मीटर। मतलब वो ए से भी 25 मीटर आगे जा रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। जीरो। क्यों ग्रेविटी का वर्क डन जीरो? क्यों? ग्रेविटी तो लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, -100। नेगेटिव वर्क डन।
सी पार्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, अगेन इट इज जीरो। क्यों है जीरो? जीरो इसलिए है, बिल्कुल, अगेन एंगल विल बी 90 डिग्री। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो आपको पता है फिर से 90 डिग्री का एंगल, वर्क डन विल बी जीरो। अरे अभी बाय कहाँ बोल रहे हो, अभी तो बैटरी 15% भी नहीं हुई है, अभी भी 16% है। 15% होती तो हम एक बार मान भी लेते, अभी 16% पे बाय तो बोल ही नहीं सकते ना। अभी तो स्कोप है, जितनी ज्यादा बैटरी उतना ज्यादा स्कोप। कर लोगे ना? चलो एक काम करते हैं, नोट तो कर लो, बस होमवर्क में कर लेना। हाँ ठीक है ठीक है, होमवर्क में कर लेना, एक क्वेश्चन नोट जरूर कर लो। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। हमने 50 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री के एंगल पे लगाया, तो आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये एफ एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर वाला क्वेश्चन नोट नहीं हुआ था? स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, आराम से नोट करते रहना फिर। अब ये वाला क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसे नोट भी कर लो, ये आपके आज का होमवर्क क्वेश्चन। अब आपके लिए एक होमवर्क और है, फ्री हो, मुझे पता है कुछ काम है नहीं आप लोगों को, दो होमवर्क है। एक पहला होमवर्क तो क्या है, सर्कुलर मोशन के HCV, सर्कुलर मोशन का मॉड्यूल, इसको मैं एक ही होमवर्क मानता हूँ, है ना? ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है WP की HCV पढ़नी है, एक बार रीडिंग लेकर आना है, तभी क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये दो ही होमवर्क है, और वैसे आप देखो तो पूरा ही तो फिजिक्स का एक ही होमवर्क होगा, तो हमने आपको एक ही होमवर्क दिया है फिजिक्स का, है ना? उसको पूरे को देखोगे तो एक ही होमवर्क होगा ये फिजिक्स का, राइट? फिर ऐसा ही एक होमवर्क केमिस्ट्री का, एक होमवर्क मैथ्स का। ठीक। एज अ, हाँ, एज अ सिस्टम, मतलब इसको पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो ना आप, पूरे को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हो, क्योंकि फिजिक्स फिजिक्स का होमवर्क है, तो इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मानो, तो ये आपके लिए एक सिंगल होमवर्क है, ठीक है? ज्यादा होमवर्क दे नहीं रहा हूँ, ठीक है? और ये क्वेश्चन है, बस इतना ही दिया आपको। चलो, बैटरी तो अभी भी 16% है, बट यहाँ पर आप लोगों की बैटरी डाउन हो चुकी है, मुझे पता है, सुबह से क्लास अटेंड करते करते आप लोग थक जाते हो, तो यहाँ पर अब हम लोग इसे रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम पर यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पिकअप करेंगे। गुड बाय एंड टेक